कर रही हैं। ओके। तो शुरुआत करें। जी सर। इंडियन बिजनेस टीवी में आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद सर। और आज आप बताने वाले हैं मोदी जी की जो नई घोषणाएं हैं, जो कार्यक्रम है, और जो शेड्यूल उन्होंने बनाया है, उसमें कैसे तेजी बरकरार रखी जाएगी। जी सेठी सर। तो विकास होता अ, रहेगा। जी और सेठी सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि आज हमने एक ऐसा विषय चुना है जो पॉलिटिकली किस प्रकार की स्टेबिलिटी इस देश में होगी, और आने वाले 5 साल के लिए अपने देश में किस प्रकार का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, उसके ऊपर हम थोड़ी बात करने वाले हैं। पिछले 10 बरस का हमने मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखा हुआ है, और जहां तक हम ये सब्जेक्ट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बाकी सारे विषयों में हम जाएंगे नहीं। लेकिन भारतीय इकोनॉमी किस तरह ग्रो कर रही है, अपनी अर्थव्यवस्था किस तरह सुदृढ़ हो रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो पिछले 10 साल का जो हमने कार्यकाल मोदी सरकार का देखा, तो उसमें से कई चीज आंखों के सामने उड़कर आई। जैसे बैंकिंग सिस्टम के अंदर आप ये कहे तो सबसे पहला बदलाव ये आया कि एक कॉमन मैन के लिए बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करा के दी। करीबन 45 करोड़ से भी अधिक लोगों के लिए जनधन अकाउंट की एक योजना आई। किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड के साथ साथ थोड़ी उन लोगों को आर्थिक सहायता के पैकेजेस आए। महिलाओं के वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजना वो लेके आए। यानी ये चित्र ऐसा बना कि मोदी सरकार देश के विकास के लिए, अर्थतंत्र के विकास के लिए सही दिशा में जा रहे हैं। अब जब ये तीसरी बार अपनी ये सरकार चुनकर आई है, हालांकि एक बदलाव हमने देखा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी और उनकी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत थी। इस बार पूर्ण बहुमत है, लेकिन वो अपने पूरे गठबंधन को है, एनडीए को है। बीजेपी को अपने आप में मेजोरिटी मिली नहीं है। फिर भी ये पहले जो 100 दिन निकले गवर्नमेंट के, और 100 दिन की जो उपलब्धियां हम देखते हैं ना, तो ये कह सकते हैं कि सरकार अपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड ग्रोथ का एजेंडा है, उसको तेजी से लागू कर रही है। एक वक्तव्य प्रधानमंत्री जी ने तीसरे कार्यकाल के शपथ विधि के बाद तुरंत कहा था कि ये तीसरे कार्यकाल में हम 3 गुना तेजी से काम करेंगे। यानी जो जो योजनाएं लागू होगी, जो जो प्रोजेक्ट वो हाथ में लेंगे, उसको हम गति देंगे। और समयबद्ध रूप से तो पूरे करेंगे ही, लेकिन 3 गुना उसको गति देंगे। यानी सरकार का एजेंडा फोकस क्लियर है। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो आने वाले 5 साल होगा, 2024-2029, उसमें सरकार अगर किसी एक क्षेत्र के ऊपर सबसे ज्यादा पूंजी लगाएगी, सबसे ज्यादा उनका फोकस है, तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। और आने वाले 5 साल में मुझे लगता है कि हमारे 2029 में हम जब अपने देश के कई भागों में देखेंगे, तो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। इतना मैं कह सकता हूँ आज सेठी सर। ये अच्छा आपने ध्यान दिलाया इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। और इसके साथ में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, जैसे मेकिंग इंडिया डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक्सटेंशन है। जी और हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स ले रहे हैं मेनली। न्यू इनिशिएटिव्स इन हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर हैव बीन लॉन्च्ड, फोकसिंग ऑन पेंडेमिक एंड इंडिजिनस मेडिकल सॉल्यूशन। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेठी में जी। मेन का जोर है कनेक्टिविटी पर। जी रोड एंड रेल, एयरपोर्ट्स एंड मेट्रो बिल्कुल। प्रोजेक्ट्स, ये सब चीजें दिख रही हैं जो सामने हो रहा है। जी सेठी जी, देखिए, सरकार ने अपने 9 प्रायोरिटीज, अगर आपने इस बार का अपने वित्त मंत्री का
बजट अगर हमने देखा हो तो आपने देखा होगा कि उन्होंने अपनी 9 प्रायोरिटी सेट की है। मैं अपने दर्शकों के लिए वो एक बार रीड आउट भी करना चाहूंगा कि दिस प्रायोरिटीज आर प्रोडक्टिविटी एंड resilience in agriculture, employment and skilling, inclusive human resources development and social justice, manufacturing and services, urban development, energy security, infrastructure, innovation, research and development and next generation reform। ये जो 9 प्रायोरिटीज गवर्नमेंट ने अपने सेट की थी ये बजट स्पीच के अंदर, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात किया अभी। और आपने बिल्कुल सही बताया कि पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, ऐसे अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट अभी भी वो चल रहे हैं। कुछ नए लॉन्च होंगे और आने वाले दिनों में पूरे भारत को एक कोने से दूसरे कोने तक रोड से और रेल से पूर्ण रूप से जोड़ा जाए, ये गवर्नमेंट का अपना एक लक्ष्य है। और उस दिशा के अंदर मैं कहूँगा एक काफी अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। बाकी जो विषय आपने लिया कि गवर्नमेंट का अपना जो एक एजेंडा है, तो मैं कहूँगा देखिए, अभी तक जो सरकारें आती थी ना, तो वो सरकार एक वर्ष का बजट देती है या 5 ईयर प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना देती थी, तो आने वाले 5 साल का एक विजन होता था। लेकिन इस बार हम ये सरकार ऐसी देख रहे हैं कि जो आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचते हैं, आने वाले 25 साल के बाद की स्थिति के बारे में सोचते हैं। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक ये नारा दिया है, उनका ये एक ऑब्जेक्टिव उन्होंने सेट किया है, बाय 2047 जब स्वतंत्रता के 100 साल पूरे हो गए, तब हम एक विकसित भारत, एक डेवलप भारत कंट्री के रूप में हम देखेंगे इसको। तो उस दिशा में भी अभी से सरकार ने कदम उठाना चालू कर दिया है, शुरुआत की है। और मैं यहाँ तक हमारे देश की बात है ना सेठी जी, हम जिस प्रकार के इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रही है ना, तो ये मुझे एक रियलिस्टिक पिक्चर लग रहा है। और उसको मैं सपोर्ट के लिए कुछ डेटा वो भी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे हमें कुछ अंदाजा आएगा कि सरकार किस दिशा में जा रही है। देखिए, एक मेरे पास डेटा है कि पिछले एक वर्ष में इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर एक साल के अंदर 3,27,763 करोड़ का निवेश आया हुआ है। दिस इज ओनली अ पर्टिकुलर इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड। यानी अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिनोगे तो 44% का ग्रोथ हुआ है। नाउ व्हाई आई एम डिस्कसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर्स सेठी जी, एक ये क्या दर्शा रहा है, व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स। तो भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेजी से बढ़ रही है, उसमें दुनिया भर के निवेशकों को, दुनिया भर के देशों के जो निवेशक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनको भारत एक बहुत प्रॉमिसिंग मार्केट लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि ये एक मार्केट ऐसा है, 145 करोड़ लोगों की ये मार्केट कह सकते हैं, यहाँ ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है। और उसके लिए दुनिया भर के एफआईआई, नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द अमेरिका और यूरोप और द गल्फ कंट्रीज, लेकिन दुनिया के अनेक देशों के वित्तीय संस्थानों अपने देश में निवेश कर रही है। एक नंबर मैंने आपसे पेश किया। दूसरा, मैं आपको एक नंबर और देता हूं जो हमारा इंटरनल है। इंटरनली भी अगर हम देखें तो लोकल अपने पॉपुलेशन से इन्वेस्टर्स है। पिछले एक साल के अंदर हमारे यहाँ 1.47 करोड़ नए इन्वेस्टर्स आए हुए हैं। ये डेटा अपने पास है, वो एनएससी का है। यानी करीबन 1.5 करोड़ लोगों ने अपने अकाउंट खोले हैं, डिमैट अकाउंट कह दीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट कह दीजिए, क्योंकि वो डेटा पिछले साल 3.32 करोड़ था, वो इस बार बढ़कर 4.79 करोड़ हुआ है। ये नंबर्स सेठी जी, इसके लिए नंबर्स आर ऑलवेज इंडिकेटिव्स। ये नंबर क्या दर्शाते हैं? ये नंबर ये दिखा रहे हैं कि विद इन द कंट्री, देश में भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में अब इकोनॉमी जिस तेजी से बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, तो आने वाले 5 साल के अंदर, आने वाले 10 साल के अंदर, या हमें अपना एक इंडिविजुअली ग्रोथ करने के लिए भी, एक अच्छे बिजनेस के लिए भी माहौल गवर्नमेंट तैयार कर रही है। तो देश में भी काफी अच्छे इन्वेस्टर्स तैयार हुए हैं।
ये दो आंकड़े मैंने आपके साथ अभी शेयर किए। तीसरा, कंजम्पशन। कंजम्पशन में आप रिटेल कंजम्पशन ले लीजिए, और उसमें कुछ एक सेक्टर की मैं आज डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। वो है ऑटो सेक्टर। अब ऑटो सेक्टर में भी पिछले एक साल में करीबन 12% की वृद्धि हुई है सेल के अंदर। ये नंबर्स एक्चुअल नंबर्स है, जो ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े हुए अनेक प्रोडक्ट, आप टू व्हीलर कह लीजिए, थ्री व्हीलर कह लीजिए, फोर व्हीलर कह लीजिए, और हैवी व्हीकल्स कह लीजिए। 1,30,65,000 से भी ज्यादा ये ऑटो इंडस्ट्रीज के जितने व्हीकल्स है उनकी बिक्री हुई है। अब आप इमेजिन कीजिए कि रिटेल के अंदर, टू व्हीलर को मैं, फोर व्हीलर को रिटेल में लेता हूँ, तो लोगों के हाथ में पैसे हैं। लोगों के हाथ में पैसे हैं तब वो कंजम्पशन कर रहे हैं। वो पैसा कंज्यूम करके कुछ चीजें बाई कर रहे हैं। और ऑटो सेक्टर के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब हम देखते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होगी उसमें निवेश आ रहा है, पोर्ट में निवेश आ रहा है, रोड में निवेश आ रहा है। तो आने वाले दिनों के अंदर निश्चित रूप से, आज जो हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपने देश में देखते हैं, सेटअप देखते हैं, 5 साल में आपको इसमें काफी काफी बड़ा बदलाव दिखेगा सिटी पर। मैं यहाँ ऑटो सेक्टर पे कुछ आपसे शेयर करना चाहूंगा। जी ऑटो सर। सेक्टर के बारे में, कि जी। ऑटो सेक्टर में ईवी हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वो चाइना बना रहा है, यूरोप बना रहा है, ताइवान बना रहा है, जो भी कंट्रीज हैं, जितने भी बड़े प्लेयर हैं, इंडिया बना रहा है। और इंडिया वाला चाइना को बेचने जा रहा है, यूरोप में बेच रहा है। मारुति वाला यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है, हुंडई वाला एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि टेक्नोलॉजी सबके पास एक जैसी है करीब, सब अपडेटेड है। तो कौन सा किधर माल बेच रहा है वो बात अलग है, लेकिन सबको मार्केट पूरी मिली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और आने वाले 3 साल में भी मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश में भी ईवी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्राइवेट व्हीकल्सों के अंदर भी, और कमर्शियल जैसे हम लोग ऑटोस वगैरह कहते हैं उसमें के अंदर भी होगा। लेकिन आपने सही कहा कि दुनिया के अनेक देश अब ईवी में आए हुए हैं। तो ये मार्केट में कंपटीशन रहेगा। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिस देश की, जिस कंपनी के प्रोडक्ट एक कॉम्पिटिटिव एज लेके आएंगे, प्रोडक्ट कुछ बेहतरीन लेके आएंगे, तो उनका शेयर मार्केट के अंदर ज्यादा होगा कंपेयर विद दी अदर मैन्युफैक्चरर्स। और हमारे देश में भी जब इतनी बड़ी मात्रा में जनसंख्या है, तो मैं तो कहूँगा डोमेस्टिक मार्केट भी हमारा मैन्युफैक्चरर के लिए काफी बड़ी होगी। एक्सपोर्ट्स के लिए अभी भी कुछ छोटे मोटे साउथ ईस्ट एशिया के कंट्री है, वहाँ अपने व्हीकल्स एक्सपोर्ट होते हैं। तो वो मार्केट के लिए मैं मानता हूँ कि दुनिया के कई ऐसे देश होंगे जहाँ एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी हमारे लोगों को मिलेगी। लेकिन यस, आपने सही बताया बिल्कुल कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है आने वाले 3 साल के अंदर ये मार्केट कैप्चर करेंगे। अभी यहाँ मैं जोड़ना चाहूंगा, महिंद्रा महिंद्रा ने कुछ घंटों में 1,80,000 गाड़ियां बुक की, सिर्फ कुछ घंटों में। जी उसने अपनी थार गाड़ी की बुकिंग खोली थी, 1,80,000 गाड़ियां बुक हुई। जी इससे जी ग्रोथ मालूम चल रही है कि हमारे इंडिया की ग्रोथ कितनी है। जी। तो वही परचेजिंग है पावर ये। हमारी बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आपने उससे देखा ना कि, अब जी रोड है सॉरी, तो गाड़ी चलेगी ना, रोड ही नहीं होगा तो गाड़ी कहाँ चलेगी। गाड़ी घर में पार्किंग के लिए थोड़ा लिया है। आपका आपका कहना बिल्कुल सही है। और इसके लिए मैंने अभी जो हम अपन बात कर रहे हम कि व्हीकल जिस तरह से बढ़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का फोकस इस डेवलपिंग दी इंफ्रास्ट्रक्चर। मुंबई में भी अगर आप देखेंगे तो अनेक फ्लाईओवर्स आए, कोस्टल रोड आए, मेट्रो की सर्विस तो शुरू हुई है। और देश भर में काफी बड़ी मात्रा में स्टेट और सेंटर वैसे दोनों के हाईवे आ रहे हैं। लेकिन ये आपने जो बताया ना, अच्छे रोडों की जरूरत मुझे लगता है मेट्रो सिटीज में ज्यादा रहेगी। मेट्रो सिटी के नेटवर्क को हम लोग को और इम्प्रूव करेगा, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। और अभी ओके। एक आप जो, एक चीज मोदी जी ने और की है, कि जो जेट
जेट एरोप्लेन मंगाते थे हम, वो हम्म। अभी अमेरिका को बोला है वो हमारे से कोलेबोरेशन में बनाएगा। हिंदुस्तान जी एरोनॉटिक लिमिटेड की जो कंपनी है वो उनके साथ में बनाएगा। तो ये जी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आज आज या कल में ही अगर आपने देखा होगा तो मीडिया में ये भी एक न्यूज था कि करीबन 32,000 करोड़ रुपए के ड्रोन अमेरिका से हम खरीद रहे हैं। ये चीज जो है ना, उसको स्ट्रेटेजी में इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करें, लेकिन उसके साथ खरीदना साथ चीज अलग है, लेकिन हमारे यहाँ बन रही है, जेट बनेंगे हमारे यहाँ, ये उससे बड़ा अचीवमेंट है कहीं गुना। जी। लेकिन ये पॉइंट मैंने सर इसके लिए निकाला कि सरकार का नजर सिर्फ एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रति न रहते हुए ओवरऑल डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा था। अब ये ड्रोन की वजह मैं बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से देश में जम्मू कश्मीर में विशेष करके पंजाब में जो थोड़े टेररिस्ट अटैक होते हैं, नक्सल के अटैक होते हैं, तो इंटरनल सिक्योरिटीज के मामले में भी सरकार काफी सजग है। और ये ड्रोन का इस्तेमाल इसके लिए होगा ताकि इंटरनल सिक्योरिटी को भी सुदृढ़ किया जाए। लेकिन ये जो डेटा हम आज ले रहे हैं ना सेठी सर, हमारे देश के लिए एक और इंटरेस्टिंग डेटा मैं दर्शकों के लिए शेयर करता हूँ, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का। इस बरस में भी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 18% ज्यादा कलेक्ट हुआ है। अगर नंबर की हम बात करें ये फाइनेंशियल ईयर की, यानी अप्रैल 2024 से 10 अक्टूबर की डेट तक का ये रिसेंट डेटा, तो करीबन 11.25 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया है। जीएसटी अगर आप देखते होंगे तो जीएसटी का भी ऑन एन एवरेज मंथली कलेक्शन 1.75 लाख करोड़ आ रहा है। ये दर्शा क्या रहा है? ये वही दिखा दर्शा रहा है कि इकोनॉमी में एक्टिविटी है। हर इंडस्ट्रीज के अंदर कहीं ना कहीं डिमांड अपनी है। कोई एक आध दो सेक्टर के अंदर कोई क्राइसिस हो वो बात अलग है, लेकिन बाई एंड लार्ज अगर आप पिक्चर देखते हो तो इंडियन इंडस्ट्रीज आर डूइंग वेल, तभी तो ये इतना टैक्स और गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये सारे जो नंबर्स है ना, ये नंबर से मैं थोड़ा बहुत ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव हुआ हूँ कि हमको आने वाले ये साल के बाद आने वाले 2-3 साल के अंदर, अभी देखिए फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो हम हो गए हैं, बराबर है। आने वाले कुछ दिनों में वी आर गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। उसका स्ट्रेटेजी भी मैं इंटरेस्टिंग डेटा शेयर कर दूं। 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन किया गया, उस समय के अंदर अपनी जीडीपी की साइज जो थी ना, वह $260 बिलियन की थी। करीबन आप कह सकते हो कि 15 साल के बाद, यानी 2007 में वो फिगर हुआ, हमने $1 ट्रिलियन को टच किया। और 7 साल के बाद वी टच टू $2 ट्रिलियन 2014 में। 2021 में वी बिकम द इकोनॉमी ऑफ $3 ट्रिलियन। और 3 साल में ही यानी 2024 में अब है तो हम 4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गए हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि 2027 में वी विल बी द $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। यह विकसित भारत का फिगर मैंने आपको दिया ना, वो विकसित भारत का 2047 का जो मिशन है, उस समय की जीडीपी प्रोजेक्शन 30 से 31 ट्रिलियन की भारत की है। तो जो पिछले 15 वर्षों में इकोनॉमिक जीडीपी का ग्रोथ हुआ है, वो नंबर्स भी हमको सब्सटेंशिएट कर रहा है कि इकोनॉमी बड़ी मात्रा में बड़ी तेजी से बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। लॉट ऑफ नए एवेन्यूज एंड अपॉर्चुनिटी लेके हमारे देश में आ रही है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाला 5 साल या 10 साल जो हो ना, वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है सर। ये पहले दो एरिया थे, एक तो डिफेंस एरिया था जो क्लोज था, डिफेंस जी एरिया भी खोल दिया है। अभी भारत जी गवर्नमेंट कारतूस की गोलियां बनाता है, बंदूकों के लिए गोलियां बनाता है। और ये जेट हो गए, हेलीकॉप्टर हम बना के दे रहे हैं, वार वार फाइटर्स बना के दे रहे हैं। और जी अभी वार की क्या रिक्वायरमेंट होती है, वार सामने हो रही है तो उसका भी अंदाजा लग रहा है। जी जी। तो ये आत्मनिर्भर भारत का जो उनका थीम था, उस दिशा में भी देखिए यहाँ एक कदम बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया को दे आर रियली ब्रिंगिंग इट ऑन द ग्राउंड। ये इट डजंट बिकम द स्लोगन ओनली। ये जिनके साथ भी कुछ अलायंस होते हैं, कुछ देशों के साथ, कुछ कॉर्पोरेट से जब बात होती है, तो दे इंसिस्ट कि इनका मैन्युफैक्चरिंग जो हब हो वो इंडिया में होना चाहिए। इंडिया के अंदर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की पार्टनरशिप होनी चाहिए। सरकार उस दिशा में मैं कह रहा हूँ कि काफी काफी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है।
और दूसरा मैं आपको एक चीज कहूँ, एफपीआई का मेरा ये मानना है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज में मैंने 20 साल निकाले, एफपीआई के ये सितंबर 2024 एक महीने में 57,300 करोड़ का उनका नेट इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। सेठी जी, मैं ऐसा मानता हूँ दुनिया भर के जितने इमर्जिंग मार्केट है ना, उसमें आज भी भारत एक सबसे इम्पोर्टेंट महत्व का इमर्जिंग मार्केट का केंद्र है। और एफपीआई का यहाँ फंड आगे भी आता रहेगा। इन बिटवीन किसी चीज के लिए जब वो हेजिंग करते हैं, कोई एक मार्केट से पैसा निकालते हैं, कहीं और डालते हैं, लेकिन ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में उनका इन्वेस्टमेंट का फ्लो आता रहेगा। वो बिल्कुल मेरे माइंड में क्लियर है, और मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में भी शायद इसका प्रमाण बढ़ेगा, कम होने की कोई संभावना नहीं है सर। अभी एक चीज आप देखिए, उसके तो आपका ध्यान गया होगा, पहले बोलते थे आत्मनिर्भर बनो। जी। अब मैं बोलता हूँ आत्मनिर्भर से आगे अगला स्लोगन जो आने वाला है वो ये है कि हम्म। लोग हमारे पर निर्भर हो रहे हैं। अभी अमेरिका को अगर जेट चाहिए होंगे तो हमारे से लेगा, जी। जी। किसी को जी। वार फाइटर चाहिए होंगे तो हमारे से लेगा। तो यस। हम दूसरे लोगों को भी अपने ऊपर निर्भर कर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बड़ी ऊंची और छलांग है। हाँ, और मैं मेरा ये अपना खुद का मानना है, आने वाले 2-4 सालों में एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होने वाला है। और उसमें भी मैं ये कहूँगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद नए प्रकार के जॉब इस देश में क्रिएट होगा। किसी को लगता है कि उससे जॉब छीन जाएंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कुछ नए प्रकार के जॉब भी क्रिएट होंगे। और ये चीज जो है ना, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आने वाली है आने वाले 5 सालों के अंदर। डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। और दो एरियाज हैं, पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन, जी। जिन पे अभी फोकस नहीं हुआ है। अभी खाली अनाउंस किया है कि 5 लाख रुपए मिलेगा, किसको 2 लाख मिलेगा, जो भी मिलेगा। तो पैसा खर्चा कहाँ होगा? हेल्थ पे ही खर्चा होगा। और एजुकेशन हमें ये। करनी है कि हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है। अगर एजुकेट जी। नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से क्रिएट होगी? तो ये सब चीजें जुड़ी ये हुई है एक दूसरे से। बिल्कुल, देखिए इकोनॉमी का ग्रोथ के ऊपर सरकार का फोकस है, वो हमने डिस्कस किया। हेल्थ केयर के ऊपर गवर्नमेंट योजनाएं ला रही है, लेकिन आपने बताया, क्योंकि मैंने भी देखा है मुंबई में अभी भी ऐसे अनेक हॉस्पिटल्स है जो ये आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट नहीं करती है, आपको सरकारी अस्पताल में ही जाने के लिए कहता है। और एजुकेशन एजुकेशन में भी अभी भी जिस प्रकार से एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए, वो हुआ नहीं है। बजटरी अलोकेशन जो है ना, वो मैं भी मानता हूँ कि हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर सरकारों को बढ़ाना होगा। केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकारों को भी, और मुंबई जैसे बड़े महानगर पालिका भी, उनको भी बड़े मात्रा में हेल्थ केयर और एजुकेशन के ऊपर खर्च करने चाहिए। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं भी मानता हूँ। और ये क्षेत्र भी मुझे लगता है शायद प्रायोरिटी के लिस्ट में वो शायद थोड़ा पीछे होगा, लेकिन ये छूटेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। और सेठी सर देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स के लिए जो बात हो रही है ना, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी कैपेक्स बढ़ने लगे हैं, पब्लिक सेक्टर में कैपेक्स बढ़ने लगे हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ, अब कैपेक्स की भी बात हुई तो गवर्नमेंट 10-11 लाख करोड़ के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रही है आने वाले ये 2-3 साल के अंदर। तो ये सारी चीजें जो जिस प्रकार से बढ़ रही है तेजी से, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अब जो डिस्कस कर रहे हैं मोदी 3.0, ये पर्टिकुलर टर्म है ना, ये टर्म के एंड के अंदर आपको बहुत सारे बदलाव दिखेंगे। हाँ, एक एक कैवियट इसमें रखना मैं चाहूंगा कि ये सरकार एनडीए की सरकार है, इसमें 4 अलायंस पार्टनर है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर नहीं होती है, सरकार अपने एजेंडा पे चल के काम कर रही है, पॉलिटिकल डिस्टरबेंसेस नहीं आते हैं, तो मैं मानता हूँ ये बहुत ही अच्छा फेस होगा 5 साल का। हाँ, पॉलिटिकली कोई अलायंसेस के प्रॉब्लम होते हैं, सरकार का सपोर्ट विड्रॉ करते हैं, तो शायद वापस अपनी जो एक ग्रोथ इंजन जो है, वो शायद 1-2 साल के लिए रुक जाएगा, अटक जाएगा। और जो टारगेट हम सेट कर रहे थे कि भाई ये 2029 तक होना चाहिए, वो शायद 2030-31 चले जाए। लेकिन हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये एनडीए का अलायंस जो है, वो आने वाले 5 साल ठीक से चले, तो ये देश के लिए और देश के 145 करोड़ जनता के लिए बहुत इनके हित में होगा ये।
और एविएशन क्षेत्र में इतना काम हो रहा है। पहले खाली नाम आता था इस जगह का एयरपोर्ट बनेगा, अभी बना देते हैं उसको। जी जी पहले 5-10 साल उसका नाम ही बनाते रहते थे खाली। जी। तो एक्शन लेवल थोड़ा तेज हुआ है। वो वही मैं आपसे कहना चाहता था सर कि पिछले सरकारों के अंदर क्या होता था, बहुत बार कोई योजना घोषित कर दी, भूमि पूजन कर दिया, और काम अटकता है तो 5 साल 10 साल 15 साल योजनाएं पूरी होती नहीं है। जब कोई योजना पूरी होती है तब तक तो उसकी लागत जो होती है वो 2 गुना 3 गुना बढ़ चुकी है। ये क्या होता है कि एक जैसे हम प्रोफेशनली मैनेज कंपनी कहते हैं ना, जो डे टू डे की एक्टिविटी के ऊपर नजर रखती है, वैसे सरकार के अंदर भी आप नेशनल हाईवेज का देख लीजिए। तो जिस प्रकार से सरकार की नजर बनी होती है, सरकार का डे टू डे रिपोर्टिंग होता है, तो ये मालूम पड़ रहा है कि ये सरकार रिजल्ट ओरिएंटेड सरकार है। कि उनका ये नजर रहती है कि इस चीज के ऊपर जो टाइम फ्रेम डिसाइड हुआ है उसमें काम हो रहा है। ग्राउंड रियलिटी दिखनी चाहिए, नंबर शुड स्पीक, थिंग्स शुड बी विजिबल, काउंटेबल, ये सब होना चाहिए। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये तीसरी टर्म के जो शुरुआत के मोदी जी के 100 डेज मैंने देखा ना, तो ये 100 डेज को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलेगा। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके होंगे, $5 ट्रिलियन को हम टच कर लेंगे। अब एक चिंता मेरी है, जो मैं हमेशा अपने डिबेट में कहता हूँ इकोनॉमिक, कि पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल के ऊपर सरकार को ध्यान देना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से ये पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है ना, तो आने वाले दिनों में हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हाउसिंग, ये सारे इश्यूज खड़े हो गए। और वो सारे इश्यूज इतने बड़े हो गए, इतने व्यापक हो गए कि फिर सरकार ने जो ग्रोथ किया होगा, ऐसा होगा कि सरकार की ग्रोथ अपने जीडीपी का प्रोजेक्शन 7% 8% वो तो अचीव कर लिया, लेकिन सामने 15% पॉपुलेशन बढ़ जाता है, तो वो हम हमेशा डेफिसिट में चलते रहेंगे। इसके लिए मैं ये फिर से अपने ये चैनल के माध्यम से कहूंगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट इज अ मस्ट। नहीं तो आने वाले दिनों में इतनी बड़ी जनसंख्या को ये सारी बेसिक सुविधा सर किसी भी सरकार के बस की बात नहीं होगी। अभी चैलेंज भी बहुत है हमारे पास, अलग अलग किस्म के। अभी एक चैलेंज था, समझो कोविड का चैलेंज आया, तो उसके लिए हमें दवाई कहीं से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी, हमने खुद बनाई दवाई और एक्सपोर्ट की। दैट मीन्स इंडिया इज कैपेबल। इनफैक्ट मैं यही कहने वाला था कि कोविड के टाइम में नो डाउट पूरी दुनिया को 1.5 साल 2 साल ये झेलना पड़ा, सबकी इकोनॉमी 2 साल के लिए चरमरा गई। लेकिन आपने कहा वैसे 1 साल के अंदर वैक्सीन तैयार कर ली, और दुनिया के 90 डेज, सिटी सर मैं आपको नंबर दे सकता हूँ, दुनिया के 90 डेजों को हमने ये वैक्सीन एक्सपोर्ट किए, उनको प्रोवाइड किया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैंने इसके लिए आपको कहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इंडियन इंजीनियर्स विल डू एक्सट्रीमली वेल। और इसके लिए मैं बहुत आशावादी हूँ कि आने वाला जो डिकेड होगा ना, वो भारत का डिकेड होगा। और अभी दूसरी बीमारी कोई पॉक्स वाली आई थी, उसकी भी दवाई इन्होंने बना ली फटाफट। जी 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 तो जी। अभी एग्रेसिव है इनका एटीट्यूड। एटीट्यूड एग्रेसिव है, रिसर्च के ऊपर खर्च हो रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, वो एनवायरनमेंट दिया जा रहा है। तो इस प्रकार जब ये जब कब कब होता है, सेठी जी, दुनिया में कोई भी इकोनॉमी आप देख लीजिए, दुनिया के किसी भी देश ने अगर इकोनॉमिकली ग्रो किया है ना, तो उसके पीछे उनकी पावरफुल स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम होती है, पॉलिटिकल विल पावर होता है, गवर्नमेंट पॉजिटिव होती है, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ड्रिवन होती है, स्टेबल गवर्नमेंट होती है, लॉ है ना, लॉ उन लोग के स्ट्रिंजेंट होते हैं, ताकि नोबडी कैन प्ले विद द लॉ। इस प्रकार की व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था जब होती है ना, तब इकोनॉमिक ग्रोथ होना थोड़ा आसान होता है, संभव होता है। हेल्दी डिस्कशन चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ओपोजिशन इज ऑलवेज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी बेसिकली एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ व्यूज, एंड फाइनली द जनता डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार की विचारधारा, किस प्रकार के व्यू को रखने वाले लोगों को सत्ता में देना है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों की जो विचारधारा है, व्यू है, वो अलग है। अलग अलग व्यू हो सकते हैं आपके, लेकिन एंड ऑफ द डे द नेशनल इंटरेस्ट शुड बी ऑन द टॉप, द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ कंट्री शुड बी ऑन द टॉप।
सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द कंट्री शुड बी ऑन द टॉप। ये ऐसे कुछ एरिया है ना यहाँ पे एवरीबडी हैज टू बी ऑन अ सेम पिच एंड सेम प्लेटफॉर्म। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये भी हमको थोड़ा देखने को मिले, वो हमको हेल्प करेगा कंट्री को ग्रो करने को। कंट्री का कोई एक सेक्टर एक सेक्शन ग्रो करे तो उसे हम ग्रोथ नहीं कह सकते। ओवरऑल ग्रोथ के फ्रूट जो है ना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। अभी कोई मेरा पॉलिटिकल ओपोनेंट हो सकता है, लेकिन है तो भारतीय हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले हम 100%। भारतीय हैं, बाद में बिल्कुल पॉलिटिकल हैं। बिल्कुल सही कहा। और हम यही बात पे कहें कि अब क्या हुआ है कि मोदी सरकार, देखिए एक क्या था कि एक फर्क देखिए, पिछले 30 साल तक कोएलिशन गवर्नमेंट थी, 8-10 पार्टी की सरकार, तो उसमें क्या होता है हर पार्टी की अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसी विचारधारा है, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके चलना पड़ता है। तो उसमें सरकारों को बस एक काम चलाओ, सरकारें चलती रहती है, दैनंदिन काम चलता रहता है। जब सरकार के पास पूर्ण बहुमत आई ना 2014 में, पूर्ण बहुमत जब आई, सरकार को फ्रीडम मिली क्योंकि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और उसके लिए जब ये एक ब्यूटी है ना कि कोएलिशन गवर्नमेंट में इट इज डिफिकल्ट टू अकोमोडेट एडजस्ट एवरीवन। वन पार्टी रूलिंग से क्या होता है, आपकी वन पार्टी की एक पॉलिसीज होती है, वो पॉलिसीज को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना इजी होता है। और मैं सेठी जी ये भी आपसे कहूंगा कि आने वाले दिनों में भारत को कहीं से भी, दुनिया के किसी भी देश से, फिर वो जापान हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, ये सारे लोग भारत को इनके ग्रोथ स्टोरी में पार्टनर बनने के लिए दे आर वेरी ईगर, वो लोग तैयार बैठे हुए हैं। अभी देखिए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म को हम ज़्यादा ध्यान में नहीं दे रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जी कुकिंग ऑयल कभी हमारे यहाँ सरप्लस था, अभी कुकिंग ऑयल इम्पोर्ट हो रहा है। तो हमारा पैसा कहाँ जा जी। रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। नहीं, ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए देखिए जो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स जो उसमें भी ला रही थी, अनफॉर्चुनेटली वो तीनों एक्ट को गवर्नमेंट को वापस लेना प्रोटेस्ट के लिए। लेकिन भारत सरकार का एजेंडा इस पर भी बहुत क्लियर था कि किसानों की आमदनी उत्पन्न दुगुनी हो। दूसरा, उनके लिए पूरा इंडिया एक मार्केट बने, यानी ऐसा ना हो कि फार्मर एक अपनी मंडी है या अपनी जो APMC जैसी मार्केट है वहीं जाके माल बेचे, पूरे मार्केट कहीं भी बेच सकते हैं, उनको प्रोडक्ट के अच्छे दाम मिले। ये सब रिफॉर्म की दिशा में सरकार सोच रही है, कोशिश भी की थी। मैं सोचता हूँ कि आने वाले दिनों में भी सरकार इसके ऊपर काम करेगी, क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में आज भी 55 से 60% कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज का है। तो उसको कोई नजरअंदाज कर ही नहीं सकता सर। अभी कमलेश जी, जो मुख्य पैसा आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, वो जो लोग हमारे यहाँ के बाहर काम करने गए हैं वो भेज रहे हैं। सबसे ज़्यादा पैसा हमारी मैन पावर से आ रहा है। ये बात आपने सही कही, लेकिन अब जो फॉरेक्स रिजर्व इज ऑन द हाईएस्ट अभी जो है, और हमारा फॉरेन का जो डेट है उससे ज्यादा ये अमाउंट आया हुआ है। ये भी मैं जो कह रहा हूँ ना, ये सारे पैरामीटर्स जो होते हैं वो बेसिकली यही दर्शा रहा है कि किस कंट्री की इकोनॉमी किस दिशा में है। और ये आप निश्चिंत मानिए कि जहां जहां जो इकोनॉमी और ग्रोइंग इकोनॉमी होते हैं वहां निवेशक पहले पहुंचते हैं। निवेशक पहले वहां पहुंचते हैं जहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जहाँ रेगुलेशंस है, जहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे क्लैरिटी है। बाकी हमारे साथ ही पाकिस्तान खड़ा हुआ था, क्या हो रहा है पाकिस्तान की दशा देख लीजिए आप। साउथ एशिया में जितने कंट्री क्या दशा हो आप देख लीजिए। तो ये चीजें जो है ना, एक अच्छा गुड गवर्नेंस ये देश के लिए मैं कहता हूँ बहुत ही लाभदायी साबित हो रहा है। और इसके लिए मैं तो समअप में इतना ही कह सकता हूँ कि मोदी 3.0 ये पर्टिकुलर टर्म है विल गिव अ लॉट ऑफ बेटर सर्विसेज, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रोथ विल बी विजिबल। अभी देखिए, रुपया गिरा है 8-10% एक साल में। तो सामने येन भी गिरा है, जापानी येन भी गिरा है बहुत। और करेंसियों में भी भूचाल आया है। जी इंडोनेशिया वगैरह जी। छोटे देशों की तो बातें छोड़ दीजिए। हाँ, चाइना ने भी अपने इंटरेस्ट रेट कम किए थे, US ने अभी कम किए हुए हैं, तो थोड़ा ये प्रेशर बना रहता है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि हमारे देश में अभी जो इंटरेस्ट रेट है ना, ये शायद अगले मीटिंग के टाइम पे गवर्नमेंट सोच सकती है, क्योंकि RBI अभी भी वही उनका अपना मानना है कि इंटरेस्ट रेट कम करने से वापस इन्फ्लेशनरी सिचुएशन ना आए। मेरा ऐसा खुद का मानना है कि शायद अगली मीटिंग में भी वो कम ना हो, लेकिन आने वाले 4-6 महीने के अंदर
हमारे यहाँ भी इंटरेस्ट रेट कम होने की शुरुआत होगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ सर। पर अभी भारतीय रिजर्व बैंक भी छुपते छुपते ये स्वीकार कर रहा है कि इन्फ्लेशन हाथ से बाहर जा रहा है। तो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनके हाव भाव से पता चल रहा है। देखिए एक जो उन्होंने अपना पैरामीटर सेट किया है ना, बिटवीन 4 to 6, उसके ऊपर तो उनकी कड़ी नजर रहती है। और उसके लिए देखिए मॉनेटरी पॉलिसी वो लोग टाइट कर देते हैं। इंटरेस्ट रेट को भी अभी कम नहीं कर रहे, उसका कारण वही है। जरूरत पड़ेगी तो एसएलआर सीआरआर भी बढ़ा देंगे वो लोग। लेकिन इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की स्थिति जब तक पूर्ण रूप से कंट्रोल में नहीं आएगी ना, तब तक मैं नहीं मानता वो लोग इंटरेस्ट रेट बदलेंगे। लेकिन सेठी साहब, आपने जो खुद ने बताया अभी इस तरह से कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, वो कोविड के बाद दुनिया के कई देशों से, दुनिया जो जिस तरह से 2 साल में उभरनी चाहिए कई देश, उसमें हम सबसे अग्रसर है, ऐसा मैं कह सकता हूँ खड़े होने में। अभी हमारी पहचान बन रही है नए रूप में। बिल्कुल। बिल्कुल। तो हमें बरकरार रखना है। वही वही मैं कह रहा हूँ, और ये टर्म में ऐसा होगा, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बहुत अच्छा आपने बताया, तो दर्शकों को फायदा होगा उसका। यस, नहीं बिल्कुल भी पॉजिटिव रही है। और सरकार के एक एक कदम जो है ना, मैं देख रहा हूँ, एक एक पॉलिसी उनकी देख रहा हूँ, उनके एक एक स्टेटमेंट देख रहा हूँ ना, तो मैं कह सकता हूँ कि दे आर कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली, दे आर मॉनिटरिंग, एंड दे आर एक्चुअली, दे विल डिलीवर्ड बाय 2029। उसमें हमको आज का भारत और 5 साल के भारत में बहुत आपको बदलाव दिखेगा। जी, आपके मुंह में घी शक्कर। बहुत अच्छा बताया आपने। जी सर। आज आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सेठी सर। आपके सहयोग से ये कार्यक्रम संभव हो सका, बिल्कुल, उसके हम लिए हम आपके हमेशा आभारी हैं। हमेशा इंडियन बिजनेस टीवी के साथ में हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्ते जी।